नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं सुपर टेट के लिए जो दंड एवं पुरस्कार चैप्टर है चौथा, उसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। पुरस्कार जो पॉइंट था उसको पहले पढ़ा चुका हूं और उसमें से जो दंड का पॉइंट है उसको इस पार्ट में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, दंड पुरस्कार जो होता है उसके गुण, दोष, प्रकार, उससे संबंधित परिभाषाएं जो भी थी मैंने पहले पार्ट में पढ़ लिया है, तो उस पार्ट को आप जरूर देखिएगा। उसके बाद इस दंड वाले पार्ट को देखिएगा। तो चलिए, दंड क्या होता है। देखिए, पहला पॉइंट है कि पुरस्कार जहां एक सकारात्मक प्रेरणा है, वहीं दंड का स्वरूप नकारात्मक है। ऐसे समझा जाए तो पुरस्कार एक सकारात्मक है लेकिन दंड एक नकारात्मक है। दूसरा पॉइंट है, थांडाई ने उपयोग अनुपयोग नियम के अंतर्गत दंड के महत्व को परिभाषित किया है। थांडाई के नियमानुसार बालक या व्यक्ति उस कार्य को नहीं करना चाहता जो उसके लिए कष्टकारी हो। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। थांडाई महोदय कहते हैं दंड के बारे में कि बालक वही कार्य को करना चाहता है जो उसको सुख महसूस हो, उसे अच्छा लगे, उसमें रुचि हो, वह उसी कार्य को करना चाहता है। न कि बालक ऐसा कार्य करना चाहता है जो उसको कष्ट दे, उसमें उसको कोई इच्छा न हो, तो वो बालक ऐसा कार्य करना नहीं चाहता है। ठीक। अगला पॉइंट कहता है कि दंड कष्टकारक होते हैं। ये तो सही बात है। इसीलिए जिन कार्यों के लिए बालक एक बार दंड पा लेता है उसमें सदैव दूर रहने का प्रयत्न करता है। अगर बालक ने कोई कार्य किया, अगर वो एक अध्यापक की नज़र में गलत है तो अध्यापक ने उसको दंड दिया, अब बालक उस कार्य को नहीं करना चाहेगा दोबारा, क्योंकि उसको दंड पाने की डर लगी होती है। हमेशा उससे दूर रहने का प्रयत्न करता है बालक। ठीक। तो दंड एक कष्टकारक होता है। ठीक। वर्तमान समय में दंड को एक सुधारात्मक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, वर्तमान समय में तो सुधारात्मक रूप में देखा जाता है दंड को, लेकिन दंड देना अनिवार्य नहीं है। दंड किस तरह देना है तो मनोवैज्ञानिक तरीकों से ही दंड आप दे सकते हैं। ज्यादा दंड भी नहीं देना है। ठीक। अब कुछ परिभाषाएं हैं दंड से, उसको हम समझ लेते हैं कि क्या क्या परिभाषाएं किन्होंने दी है। थॉमसन के अनुसार दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्यों के साथ सुखद भावना को जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। मतलब इन्होंने दंड को एक साधन के रूप में देखा है और उन्होंने बताया है कि जो अवांछनीय कार्य है, मतलब वो उनकी इच्छा के अनुसार कार्य वो नहीं है, उस कार्यों को सुखद भावना के साथ, मतलब सुखद भावना के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन इन्होंने दंड को समझा है। ठीक। रेबर के अनुसार अगला पॉइंट है, रेबर के अनुसार कि अनिच्छुक उद्दीपक द्वारा किसी व्यवहार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया दंड है। मतलब अनिच्छुक व्यवहार का मतलब ये हुआ कि अनिच्छुक उद्दीपक का मतलब ऐसा उद्दीपक जो बालक की गलती उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको अनिच्छुक उद्दीपक कहा जाता है। यानी कि वो उद्दीपक द्वारा किसी व्यवहार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया, मतलब गलत उद्दीपक तो उसके सामने प्रस्तुत है, अब उसके प्रति जब वो क्रिया करता है तो उसको दंड दिया जाता है, और वही दंड प्रशासनिक की क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। और इन्होंने ये बात कही है कि जो बालक अनिच्छुक उद्दीपक के प्रति एक क्रिया किया है उसको उसके अनुसार दंड देना प्रशासनिक क्रिया कहलाता है। रेबर के अनुसार ये बात कही गई है। ठीक। अब दंड के हम महत्व की बात करते हैं। दंड के क्या क्या महत्व हैं। देखिए, अनुशासन की स्थापना में दंड एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अनुशासन विकसित करने में बालकों को दंड एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया है। हालांकि प्राथमिक विद्यालय की अगर हम बात करें तो छोटे बालकों को आप
ज़्यादा गलती करने के पर दंड ही दे सकते हैं और कोई उसके लिए साधन नहीं होता है। फिर भी ये दंड देना अच्छा कार्य नहीं समझा गया है एनसीईआरटी के द्वारा। तो अगले पॉइंट पर हम चल रहे हैं। विद्यालय में छात्रों के बीच अनुशासनहीनता की संभावनाएं अधिक होती है, इसीलिए मॉनिटर बनाए जाते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि विद्यालय में जो छात्र होते हैं अनुशासनहीनता की संभावनाएं अधिक होती हैं, तो इसीलिए मॉनिटर पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर पद्धति ये प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। एक चीज ये समझ लीजिए कि जो मॉनिटर पद्धति ये प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है और वर्तमान समय में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है दंड का भय छात्रों के आचरण में सुधार लाता है। ये भी दंड का महत्व है कि जो दंड का भय होता है छात्रों के आचरण में सुधार लाता है, क्योंकि जब एक बार बालक किसी गलती पर दंड पा जाता है तो वो फिर दोबारा उस गलती को करना नहीं चाहता है। ठीक, अगला पॉइंट है दंड का भय बालकों को उनके अवांछनीय व्यवहार से दूर रखता है। यह कहीं न कहीं बाल अपराध पर भी नियंत्रण रखता है। देखिए, नेक्स्ट इस पॉइंट में कहा गया है कि बालकों को जो अवांछनीय व्यवहार होते हैं उसको दूर रखने में दंड सहायक है, और जो बाल अपराध की जो गतिविधियां होती हैं उसको नियंत्रण रखता है दंड। ठीक, दंड छात्रों में बुरी आदतों को छुड़ाने में लाभदायक होता है। ठीक, जो दंड होता है वो छात्रों को बुरी आदतों को छुड़ाने में लाभदायक होता है। ठीक, अब अगला पॉइंट है दंड बालकों के चरित्र निर्माण में भी सहयोगी होता है। ठीक, तो दंड के तो ये महत्व थे कि जो दंड होता है बालकों के चरित्र निर्माण में सहयोग करता है। तो हम अगले पॉइंट, अब हमने दंड के जो महत्व थे उसको पढ़ लिया। अब दंड के उद्देश्य, दंड दे रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, दंड का उद्देश्य सुधारात्मक भी होता है। विद्यालय में दिए जाने वाले दंड के पीछे यही भावना होती है। अगर विद्यालय में जो दंड दिया जाता है वह उसका दंड देने का उद्देश्य यही होता है कि बालक की जो गलत क्रियाएं होती है उसको दूर करने का, मतलब एक सुधारात्मक साधन के रूप में दंड को देखा जाता है। यही सीधा उद्देश्य होता है। दंड का एक उद्देश्य प्रतिरोधात्मक भी होता है। ठीक, कक्षा में दोषी छात्र को इस प्रकार से दंडित किया जाना चाहिए कि अन्य छात्र भी उस दंड के भय से गलत कार्य नहीं करे। अब ये नहीं, दंड की तो बात सही कही गई है कि जो प्राथमिक विद्यालय में दंड आप दे सकते हैं, लेकिन दंड वर्तमान समय में मान्य नहीं है। हालांकि दंड का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की जो गलतियां होती हैं उसको सुधारा जाए, ऐसा दूसरे बालक न करें। दंड देने के बाद एक बालक को अगर दंड देने तो दूसरे बालक में ये भय है कि ये गलती करने पर मुझे दंड मिलेगा, तो ऐसा उनको करने की जो गलतियां होती है उसको नियंत्रण किया जा सकता है दंड से। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम दंड की बात की जाए तो दंड देना अनिवार्य नहीं समझा गया है। ठीक, तो ये दंड के जितने भी पॉइंट थे हमने अब पढ़ा दिया। दंड एवं पुरस्कार का जो अध्याय लेसन चौथा था उसको खत्म कर दिया गया है। अब इससे संबंधित प्रश्न चलेंगे, और जब ये प्रश्नों की सीरीज पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद एक चैप्टर प्रेरणा जो हो वो बचेगा। तो उसको पढ़ाने के बाद से हमारा जो जीवन कौशल है सुपर टेट का एक महत्वपूर्ण विषय, वो 10 नंबर की हमारी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। तब उसके बाद हम शिक्षण कौशल की तैयारी करेंगे। ठीक, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अगर आप सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्त।